हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार सामग्री रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा अशोक। ये सीरीज़ आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्जाम एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्जाम। सो बिहार सामग्री के रिवीजन के लिए सीरीज़ के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। सो अगर ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अशोक। ये 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासक चला था। देखते हैं इसके बारे में। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर करीब 40 वर्षों तक राज किया था। उसका साम्राज्य उत्तर हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, इराक तक पहुंच चुका था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, प्रेजेंट का संपूर्ण पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड अधिकांश भूभाग पर था। पूरे वर्ल्ड तक उसका शासक फैला हुआ था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा ऊपर स्थान पर रखा गया है, हमेशा शीर्ष पे ही रखा गया है। भारत में सर्वप्रथम अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। चक्रवर्ती का अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर एक कुशल प्रशासक था। बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में जाना जाता है और उसको बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एवं कई एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। सम्राट अशोक से संदर्भित कई स्तूप एवं स्तंभ शिलालेख प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत बनकर वर्तमान भारत को गौरव प्रदान करते हैं। बहुत सारे शिलालेख हैं, स्तूप हैं, ऐतिहासिक स्रोत बनकर उभरे हुए हैं। कला एवं रूप भंगिमा का अद्भुत नमूना वाला अशोक का चतुर्सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देश का शिरोमणि बना हुआ है। चतुर्सिंह स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है। अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं प्रजा हितैषी के रूप में आज भी अनुकरणीय बने हुए हैं। नोटिस में देखते हैं। बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जो लगभग 400 वर्षों 272 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व तक चला था। अतः 268 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बन चुका। 268 में सम्राट बन गया था अशोक। देखते अब अशोक के बारे में। अशोक के राजा बनने में बिंदुसार के एक मंत्री राधा गुप्त की सहायता प्राप्त हुई है। बिंदुसार का एक मंत्री था राधा गुप्त, उसकी सहायता प्राप्त हुई। हालांकि इस उत्तराधिकारी संघर्ष का कोई स्वतंत्र परिणाम नहीं मिला है, इसका पूरा खुलासा भी नहीं मिल पाया है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, जबकि महाबोधि वंश तथा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या करके ही साम्राज्य प्राप्त किया था। इतिहासकारों का मानना है तारानाथ के द्वारा दिया गया है कि वो अपने भाइयों की हत्या करके बना था सम्राट, और जैन अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जाकर बना था। बहुत सारे इतिहासकार बहुत कुछ बताए हैं, देखते हैं आगे। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की है। हत्या करने के बाद राज सिंहासन प्राप्त किया है। अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन बैठा था, राजा बना था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अभिलेखों में उसे देवानाम्पिय एवं राजा उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। हमारे पुराने हैं, जैसे वायु पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, समय उसे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है।
किस स्तंभलेख के द्वारा? भाब्रू स्तंभलेख के द्वारा। दिव्य वादना में अशोक की माता का नाम सुभाद्रिंगी, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। सुभाद्रिंगी कौन थी? जो चंपा के ब्राह्मण की एक पुत्री थी, ब्राह्मण कुल की थी। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, जहां उसे सृष्टि की पुत्री देवी से विवाह किया। सृष्टि की पुत्री थी देवी, उससे विवाह किया और उससे उसका महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्य वादना में उसकी एक पत्नी का नाम त्रिशर्चिता मिलता है। उसके लेख कौशाम्बी अभिलेख में उसकी एक ही पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है, जो तीवर की माता थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे तथा 1,00,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। शिलालेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध में कितने मरे और कितने निर्वसित हुए। कलिंग युद्ध, खासकर युद्ध में मारे गए महिलाओं और बच्चों के शव देखकर अशोक के हृदय में महान परिवर्तन ला दिया। महिलाओं को और बच्चों का शव देखकर, मृत शरीर देखकर अशोक के अंदर हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसके उपरांत उसने हिंसावादी बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना राजकाज को भी लगा दिया। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगलीपुत्तिशस के प्रभाव से वह पुनः बौद्ध हो गया था, मतलब बौद्ध धर्म में वो जुड़ गया, बौद्ध ही बन गया था। दिव्य वादना के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक को जाता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया की यात्रा किया था। बौद्ध वृक्ष के नीचे बौद्ध व्रजासन, बुद्ध का मुद्रासन, जो मुद्रासन बोलते हैं, उसकी स्थापना की। एक चैत्य बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, जहां परवर्ती शुक्र शासकों ने व्रजासन के चारों ओर वेदिका का निर्माण करा दिया। तदुपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह ने यहाँ एक विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की। उसके बाद लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया तथा भू राजस्व की दर को भी कम कर दिया। 1/6 था पहले, उसको घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के धर्म की जो परिभाषा दी है वह महाराहुलवाद सूत्र से ली गई है। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिशस ने की। कौन किया था? मोगलीपुत्तिशस ने। इसी में अधिधम पीटक की रचना की गई थी, जो हम लोग पीटक से पढ़े थे, उसमें था ये हमारा तीसरा अधिधम पीटक, उसकी रचना की गई थी। भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वित्सता नदी, जिसको प्रेजेंट में झेलम बोला जाता है, उसके किनारे श्रीनगर नाम का शहर बनवाया था। श्रीनगर अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। कॉटन वस्त्र के लिए, कपड़ों के लिए फेमस था ये शहर। ये काल मौर्य काल में कार्शनपन, चांदी एवं तांबे का कार्शनपन, सुवर्ण सोने का, मासक या उसको भाषक भी बोलते, और काकर्णी तांबे का सिक्का प्रचलित था। फेमस था ये सब मौर्य काल के टाइम।
पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना के कुम्हारराड से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद, जिसको महल बोलते हैं, इसकी साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के साधन, किसके साधन से उसने धर्म को प्रचार किया, बढ़ाया? पहला था धर्म यात्राओं का प्रारंभ, दूसरा था राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, तीसरा था धर्म महामंत्रों की नियुक्ति, चौथा था हमारा दिव्य रूपों का प्रदर्शन, पांचवा था धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोक चरित्र कार्य, छठा था सातवां था धर्म लिपियों को खुदवाना, और हमारा ये लास्ट था विदेशों में धर्म प्रचार भेजना। इतना धर्म प्रचार का साधन जो दिया था वो था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्रा से किया। कलिंग युद्ध के बाद अमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त कर दिया। उच्च स्तर के जो पदाधिकारी थे उसको वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। स्तंभ लेख के 3 और 7 के अनुसार उसे व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने का उपदेश दिया। ये सब जो थे उसको भेजा धर्म प्रचार करने के लिए। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिसमें अधम महामात्र कहा गया। नया वर्ग को क्या नाम दिया गया था? धम महामात्र। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भेदभाव को मिटाकर धार्मिक एकता स्थापित करना था। बीच में जो धर्म भेदभाव जो था उसको मिटाकर एकता को बढ़ावा देना था। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पंक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब पशु पंक्षियों को भी नहीं मारना था, उस पर रोक लगा दिया। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सालय, अलग हॉस्पिटल्स बनाए गए। मानव के लिए, ह्यूमंस के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ण की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। अशोक ने बहुत सारे महान कार्य किया, उसका वर्णन संयुक्त निकाय में दिया गया है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेश में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। यहाँ पे नाम लिखवाया गया है, देखते हैं कौन कौन सा स्थान पर भेजा गया था। कश्मीर गंधार में मझनितक को भेजा गया था। हिमालय में मझी झम को भेजा गया था और स्वर्ण भूमि में सोनम उत्तारा को भेजा गया था। उत्तरी कनाडा में रक्षित को भेजा गया था। पश्चिमी भारत में धर्मरक्षित को भेजा गया था और यवन राष्ट्र में महारक्षित को भेजा गया था। महाराष्ट्र में भेजा गया था महाधर्मरक्षित को। मैसूर में भेजा गया था महादेव को और श्रीलंका में महेंद्र एवं संगमित्रा, जो अशोक के बेटा बेटी थे, उसको भेजा गया था। श्रीलंका में महेंद्र और संगमित्रा को। नोट्स में देखते हैं कुछ। 12वीं से 20वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं दलितों के नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसने 20वीं सदी के मध्य में 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन नागपुर में अपनी पत्नी के साथ पहले स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध बने थे।
जो भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, भारत के संविधान को बनाया, उसने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली अपनी पत्नी के साथ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। इसके बाद सिर्फ 2 दिन 15 और 16 अक्टूबर 1956 में अपने 10 लाख से अधिक हिंदू दलित समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि कर दी, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण माना जाता है। अशोक के बाद बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए देखते हैं आगे। अशोक के अभिलेख को देखते हैं। अशोक के छठे स्तंभ लेख से यह स्पष्ट होता है कि अपने धर्म लेख राज्याभिषेक में 12 वर्ष पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू किए। अशोक के शिलालेख आधुनिक जो प्रेजेंट में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जगह जगह मिले हैं। ये सभी शिलालेख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य से मुख्यतः प्रमाण है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ये सभी लिपियां हैं, इनका प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है। अफगानिस्तान से किस लिपि का अभिलेख मिला? खरोष्ठी लिपि का। अफगानिस्तान से मिला है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का और पश्चिम पाकिस्तान से मिला है खरोष्ठी लिपि एंड भारत में ब्राह्मी लिपि का। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्राकृतिक को लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया है। प्राकृतिक लिपि जो था उसके रूप में ब्राह्मी को अपनाया है, ब्राह्मी लिपि को। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अशोक के रामपुरा अभिलेख बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जबकि प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद में किले में रखवा दिया गया था। अकबर के शासनकाल के टाइम सभी लेख को इलाहाबाद किले में रखवा दिया गया था। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं देखते हैं। राजकीय घोषणाएं जिस स्तंभ पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अशोक के समस्त शिलालेख लघु एवं दीर्घ स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि से अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी, जबकि सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। अशोक का सबसे बड़ा अथवा लंबा 13वां अभिलेख माना जाता है। 13वां अभिलेख सबसे बड़ा लंबा माना जाता है, जो उड़ीसा के धौली में है, और सबसे छोटा रुमेईदेई लुम्बिनी अभिलेख है। रुमेईदेई अभिलेख से मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं शिलालेख के बारे में, किस विषय पे किस शिलालेख को दिया गया है। देखते हैं। प्रथम शिलालेख जो था उसका विषय था, तो उसमें बताया गया था अहिंसा पर बल, पशु बलि की निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख था। इसमें प्रथम शिलालेख में इसका उल्लेख दिया गया था। पशु बलि का निंदा किया गया था, अहिंसा पर बल दिया गया था, क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध को मानने लगे थे।
और हर जगह बौद्ध का प्रचार प्रसार किए थे, अहिंसा पर बल दिए थे। दूसरा शिलालेख में समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन। दूसरा शिलालेख में क्या बोला गया था? इसमें वर्णन किया गया था, इसमें पशु के लिए अलग हॉस्पिटल, मनुष्य के लिए, ह्यूमंस के लिए अलग हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई थी एवं पड़ोसी राज्य चोल, केरल पुत्र सबका वर्णन किया गया था। तीसरा शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों युक्त राज्यों तथा प्रदेशियों को यह आदेश दिया गया कि हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा पर जाए। हर 5 वर्ष पे राज्य के दौरे पे जाए, मतलब उस राज्य में घूमे, देखे वहाँ का सब कुछ। ब्राह्मणों, मित्रों तथा श्रमणों से सदा उत्तरदायी पूर्ण व्यवहार करे। जो ब्राह्मणों थे, मित्र थे, श्रमिक थे, काम करने वाले श्रमिक सब, उस सब के साथ अच्छा व्यवहार करें। चौथा शिलालेख में क्या बताया गया था? भेरी घोष, जिसको युद्ध बोला जाता है, भेरी घोष की जगह धम घोष, जिसको शांति बोला जाता है, की घोषणा की थी। युद्ध के जगह पे शांति की घोषणा की गई थी। पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया गया था। समझ में आई? और 5वां शिलालेख था शासन के 13वें वर्ष धम महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है 5वें शिलालेख में। 6वां था, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। अधिकारी को हर समय और कहीं भी सेवा भाव से तत्पर रहना बताया गया था। हर समय हर किसी की सेवा भाव करना उस पर बताया गया था। 7वें में था, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर बल दिया गया था। 8वें क्या बताया गया था? अशोक के धर्म, तीर्थों, यात्राओं का उल्लेख किया गया है। उसमें अशोक के बोध गया की यात्रा भी बताई गई है 8वें शिलालेख के द्वारा उसमें बताया गया था। 9वां में है, सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। धम्म में सभी दासों एवं नौकरों के साथ प्रति दया भाव रखना। नौकर जो सर्वेंट सब है, सबके प्रति दया भाव, अच्छा व्यवहार करना, दया रखना, उसके लिए ये बताया गया था। 10वें में था, इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्तियों की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां था, 11 नंबर पे है, इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां था, सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय एवं महिमा महामात्रों की नियुक्ति। 13वां था, कलिंग युद्ध का वर्णन। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था, जिसमें बहुत सारे महिलाएं, बच्चे का शव मिला था। बहुत भारी युद्ध, जो बहुत बड़े स्तर पर युद्ध हुआ था। युद्ध में 1 लाख लोगों के मरने एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। पड़ोसी राज्य का भी वर्णन है उसमें। 14वां है एंड लास्ट शिलालेख, प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। इसमें अपने प्रजा के प्रति पितृव्रत प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया गया है। पितृभाव मतलब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम भाव से रहना, स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीना, सब पे बल दिया गया। नेक्स्ट है अशोक के गुहा एवं स्तंभ लेख। देखते हैं। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी में 3 गुफाओं की दीवारें पर अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। बराबर पहाड़ियां हैं, उस पे 3 गुफा है, उसमें वहाँ पे उस पे अशोक का
लेख प्राप्त हुआ था। इन सभी की भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेखों साहब गजगड़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। खरोष्ठी लिपि है वही है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी जो है वो लिपि दायां से बायां लिखा जाता है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भाग्य अभिलेख तथा कंधार के पास सेरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 2 भाषा में लिखा गया है, द्विभाषी का मतलब होता है उस टाइप का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इस स्थानों के नाम हैं, देखते हैं। दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था, जहां मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक के 7वें अभिलेख उत्कीर्ण है। 7वां अभिलेख है उसी पे। दिल्ली मेरठ। यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में इसको भी लाया गया था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में इसको भी लाया गया था। दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो टोपरा अभिलेख था उसको, एंड जो मेरठ अभिलेख था उसको भी दिल्ली लाया गया था। अब देखते हैं स्तंभ लेख का नाम और उसका स्थान। टोपरा जो था उसका स्थान था उत्तर प्रदेश, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में शिफ्ट किया। और मेरठ जो स्तंभ लेख जो मेरठ था उसका स्थान था उत्तर प्रदेश, उसे भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाया। एंड प्रयाग था वो भी उत्तर प्रदेश में था, वो लेकिन उत्तर प्रदेश में ही है। लौड़िया अरेराज बिहार पूर्वी चंपारण में है। लौड़िया नंदनगढ़ बिहार पूर्वी चंपारण में, बिहार पश्चिमी चंपारण में है। रामपुरवा बिहार पश्चिमी चंपारण में। लौड़िया अरेराज एवं लौड़िया नंदगंडन। यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में। इस पर बैल की आकृति है। इन सभी पे बैल की आकृति बनाई गई है। नोटिस में देख लेते हैं थोड़ा। नोटिस हमारा यह शिलालेख जो बहसा लघु शिलालेख है, यह शिलालेख बिहार के कैमूर पहाड़ी में चांद क्षेत्र के बसहा में अवस्थित है, जो स्थानीय लोगों में मठमुड़िया और मुरमुड़िया के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज 2009 में की थी। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रात यही गुजारी थी। मतलब 256वीं रात जो थी यहीं पे गुजारी थी धर्म प्रचार के लिए। अशोक के परिवर्तक शासक। मुगल साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के उपरांत अगले 5 दशक तक उसके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परस्पर विरोधी
विचार पाए जाते हैं। पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्यवादना के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया है। दिव्यवादना के अनुसार 6 शासक, और पुराणों में अशोक के बाद पुराणों में चर्चा है कि 1 या 10 शासक की चर्चा की गई है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर समप्रीत शासन करता था। दिव्यवादना के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी थे। कौन कौन देखते हैं। पहला उत्तराधिकारी था जो दशरथ था दिव्यवादना के अनुसार। दूसरा था समप्रीत। तीसरा शालीशुक। चौथा था देववर्मन। पांचवा सद्धनुष। छठा बृहदत्त। 170 ईस्वी पूर्व तक पश्चिम भाग पर बैक्ट्रियन यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था, लेकिन पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य कायम था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त था। 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग राजवंश की स्थापना की गई। शुंग राजवंश की स्थापना स्टार्ट हो जाती है और मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। बराबर हम नागार्जुन की गुफाएं देख लेते हैं, जो कि बिहार में है। बराबर गुफाएं। सम्राट अशोक ने आजीविका संप्रदाय के भिक्षुओं के वर्षावास के लिए नागार्जुन पहाड़ी एवं बराबर पहाड़ी की एकात्मक चट्टानों को टकवाकर दोनों में शैलकृत गुफाएं का निर्माण करवाया था। दोनों को जुटाकर गुफाओं को और उसका शैलकृत गुफाओं का निर्माण कराया गया। बिहार में गया के निकट बराबर की गुफाएं हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई है। सबसे पुरानी गुफाएं हैं। जो ये गुफा है बिहार में गया के पास, वहाँ वो बहुत पुराना, सबसे पुराना गुफा माना जाता है उसको। इसमें से ज़्यादातर का संबंध मौर्य काल से है। ज़्यादातर जो गुफाएं हैं उसका संबंध मौर्य काल से है। 332 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का संबंध उसमें दर्शाया गया है। कुछ गुफाओं में अशोक के शिलालेख को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार के गया से करीब 24 किलोमीटर 16 मीटर दूर वर्तमान में प्रेजेंट में भी जहानाबाद जिला में स्थित है। मौर्य काल की यह गुफाएं जहानाबाद जिला में स्थित बराबर 4 गुफाएं, जो बराबर है उसको 4 गुफाएं बोलते हैं, और नागार्जुनी 3 गुफाएं बोलते हैं उसको, कि जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर की गुफाओं से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं को ही नागार्जुनी गुफाएं कहा जाता है। नागार्जुनी पहाड़ी जो है उसी को नागार्जुनी गुफाएं भी बोला जाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कच्छ अशोक 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व जो अशोक का शासन था और उसके पौत्र दशरथ द्वारा अशोक का जो पौत्र था दशरथ द्वारा निर्मित 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है ये। यद्यपि ये स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न संप्रदायों को भी पनपने का अवसर दिया था। मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन दूसरे संप्रदाय जैसे जैन हो गया, ये सब को भी बढ़ावा दिया, इस सबको भी आगे बढ़ाने का अवसर दिया।
इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना मखलिन गोसाल द्वारा की गई थी। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई गई है। बौद्ध का भी था और हिंदू मूर्तियां भी पाया गया है। 3री शताब्दी का। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल हैं। पहला है करण चौपाड़, दूसरा लोमस ऋषि, तीसरा सुदामा और विश्व झोपड़ी। इसमें सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला से सबसे आरंभिक उदाहरण है। इनमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधित विवरण मौजूद है। इसके कुछ सदी बाद में गुफा वास्तुकला महाराष्ट्र में अजंता और करले की गुफाओं में पाए जाने वाले विशाल बौद्ध चैत्य के रूप में प्रतिबिंबित होता है। पहला देखते हैं, चारों को देखते हैं, जिसमें से पहला है ये लोमा ऋषि गुफा। मिहराब की तरह के आकार वाली ऋषि गुफा एकाश्मक चट्टानों को काट कर और तराश कर बनाई गई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 शिलालेख मिलते हैं। जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है इंटर करने वाला, उस पर 2 शिलालेख मिलते हैं, जिनमें गुप्त काल के मौखिक शासकों शार्दुल वर्मन एवं उसके पुत्र अनंत वर्मन का उल्लेख है। गुप्त काल के जो थे शार्दुल वर्मन और अनंत वर्मन, उनका उल्लेख उस पर पाया जाता है। एक दूसरे ब्राह्मी अभिलेख में इस जगह को गोर्थरगिरी नाम से उल्लेख किया गया है। दूसरा था सुदामा गुफा। यह गुफा 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। इसमें एक आयताकार मंडपम के साथ वृत्तीय मेहराबाद कक्ष बना हुआ है कमरा। करण चौपाड़ गुफा। यह पॉलिश युक्त सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ है। जो रेक्टेंगल शेप का कमरा होता है, रूम होता है, उस टाइप का बना हुआ है, जिसमें ऐसे शिलालेख मौजूद है जो संभवतः 245 ईसा पूर्व के हैं। कुछ ऐसे शिलालेख मौजूद है वहाँ पे जो 245 ईसा पूर्व के हैं। कुछ इतिहासकार इसे महाभारत कालीन भी बताते हैं, महाभारत कालीन मानते हैं, महाभारत काल के टाइम का है। चौथा था विश्व झोपड़ी गुफा। इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। आजीविकों को समर्पित इस गुफा में अशोक कालीन शिलालेख मिलते हैं। अपने शासक के 12वें वर्ष में इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। जब इसका शासक चला था, उसका जब 12वां वर्ष हो गया था, उस टाइम इसका निर्माण करवाया था विश्व झोपड़ी गुफा का। नागार्जुनी गुफाएं को देखते हैं। नागार्जुनी गुफाएं नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं बराबर गुफाओं से छोटी एवं नई है। ये 3 गुफाएं इस प्रकार हैं। पहला है गोपिका गुफा। यह नागार्जुनी पहाड़ी की 3 महत्वपूर्ण गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। शिलालेख के अनुसार इन्हें लगभग 232 ईसा पूर्व में दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। इस गुफा की छत मेहराबदार है। छत जो बना हुआ है गुफा का ऊपरी भाग, वो मेहराबदार है। वापिया का गुफा। यह भी अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा ही निर्मित है, जिसे आजीव संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था।
तीसरा था वेदाथिक गुफा। यह वापियाका गुफा के निकट पश्चिम में स्थित है। यह भी आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित है। देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। पाटलिपुत्र के मौर्यकालीन प्रशासन को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं थोड़ा। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज कृत इंडिका में है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीप्रोथ कहा है। भारत में सर्वप्रथम मौर्य शासन काल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता है। बताया गया था इसमें मौर्य प्रशासन में। मौर्य काल में अपेक्षाकृत गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। केंद्रीय प्रशासन देखते हैं। केंद्र का अर्थशास्त्र में शीर्ष स्थान अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। इसकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थानों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई है। महामात्य जो होते हैं सेना, उनकी संज्ञा दी गई है, मतलब विवरण में बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य को मंत्री बोला जाता है और पुरोहित थे। मंत्री और पुरोहित थे। सैनिक व्यवस्था देखते हैं। सैन्य व्यवस्था, सोल्जर सबको क्या व्यवस्था था। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। स्पेशलिस्ट 5 होते थे सैनिक। पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी। पैदल सेना और अश्वसेना जो घोड़े पे चलते थे, पैदल सेना जो पैदल चलते थे, अश्वसेना जो घोड़े पे चलते थे, गज सेना जो हाथी पर चलते थे, रथ सेना जो रथ पे थे और नौसेना जो नाव पे चलते थे, पानी में नाव पे। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित थी। देखते हैं मौर्य की राजधानी के बारे में। प्रांत देखते हैं, राजधानी और वर्तमान स्थित कहाँ पे, वर्तमान में, प्रेजेंट में। प्राच्य जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, प्रेजेंट में बिहार में है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, प्रेजेंट में पाकिस्तान में। दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, जो प्रेजेंट में कर्नाटक में है। अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है। और लास्ट था कलिंग प्रांत जिसकी राजधानी थी तोसली, प्रेजेंट में उड़ीसा में है। ये मैप देख लें आप लोग थोड़े। इसमें शिलालेख सबके बारे में दिया गया। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पे थे हमारे मैप के अनुसार। ये टोपरा शिलालेख, मेरठ शिलालेख, गुर्जार, कौशाम्बी, विदिशा, लौड़िया आराराज शिलालेख, लौड़िया गंधगढ़ शिलालेख, रुइमदई शिलालेख, रामपुरवा शिलालेख, ये सारे शिलालेख हैं। स्तंभलेख को इसे डिनोटेड किया गया है और जो एंशिएंट नगर सब था उसको इससे वृहद शिलालेख को डिनोट किया गया, लघु शिलालेख को इससे। प्रांतीय प्रशासन को देख लेते हैं थोड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन
संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांतों को चक्र भी कहा जाता है। इस प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। प्रांतों, जिसको चक्रों बोला जाता है, का प्रशासन राजवंशीय कुमार नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। कुमार माते ही सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग, तत्पश्चात प्रांत आहार विषय, जिसको बोलते प्रांत आहार को, में विभक्त था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। देखते हैं। आहार विश्वपति के अधीन होते थे। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन का नगरीय प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। नगरीय प्रशासन को देखते हैं। नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। जो व्यवस्था किया गया था नगर में, सोसाइटी में अनुशासन बना रहे, हर चीज़ की जो व्यवस्था की गई थी उसको रक्षित किया गया था, रक्षित बोला जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। कौन कौन थे? एग्रोनोमाई, जिला अधिकारी को एग्रोनोमाई बोलते थे। जो नगर आयुक्त अधिकारी था उसको एंटीनोमोई एवं सैन्य अधिकारी बोलते थे। देखते हैं इसमें मौर्य कालीन नगरीय प्रशासन की समितियां हैं और ये विशेष है इसका। प्रथम समिति जो था वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। दूसरा समिति जो था विदेशियों की देखरेख करता था। तीसरा समिति जनगणना करता था। चौथा समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करता था। 5वां समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण करता था। और छठा जो था बिक्री कर व्यवस्था करता था। मंत्री परिषद देखते हैं मौर्य काल का। पहला जो मंत्री, उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। दूसरा पुरोहित को धर्म एवं दान विभाग का प्रधान बनाया गया था। तीसरा सेनापति जो रहता था उसको सैन्य विभाग का प्रधान बनाया गया था। चौथा युवराज, उसको राजपुत्र बोला जाता था। 5वां द्वारिक, राजकीय द्वारा रक्षक, उसके अंडर में। अंतव्यवसिक, अंतपुर का अध्यक्ष। समाहस्त जो था राजस्व का संग्राहक करता था। संहिधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेष्टिक, कश्मीर नर। पौड़ जो था नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को बोला जाता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष था, उसको बोला जाता था। कर नियंत्रक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था, ये उसका काम देखने वाला। दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल बोला जाता था उसको। दुर्गपाल, दुर्ग की रक्षा करने वाले को दुर्गपाल बोला जाता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षा करने वाले को अंतपाल बोला जाता था। विभाग अध्यक्ष देखते हैं। अक्षय पटाल अध्यक्ष लेखा विभाग का प्रधान होता था। ये सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रधान होता था। अकाराध्यक्ष खनिज विभाग का प्रधान होता था। लक्षणाध्यक्ष
टकसाल का अध्यक्ष बोला जाता था इसको। लवणाध्यक्ष नमक से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। लवण जो नमक से संबंधित होता है वही। विविधाध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष नावों एवं जहाज़ों का अध्यक्ष, नाव से संबंधित है। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों के विभागों का अध्यक्ष था। अंतपाल सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला। पोताध्यक्ष पोतवाध्यक्ष बाट एवं माप विभाग का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। शून्याध्यक्ष बूजर खाने का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष वेश्यों के विभाग का अध्यक्ष होता था। बंदरगाह अध्यक्ष जेल खाने का अध्यक्ष होता था। ये सारे विभाग के अध्यक्ष सब थे, उसके बारे में बताया गया था।